वेलकम बैक। और आप सब सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं। आपको याद होगा जब कोविड-19 जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुआ तो कहा गया कि आँखों में एक सुर्खी उतर आना या आँखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाना भी, मुतवर्रम हो जाना भी एक अलामत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे उनकी आँखों में भी सुर्खी देखी गई गैर मामूली तौर पर। अब एक और लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है और पता चला है कि एक आंखों का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द और इंतहाई हसासियत वाला इन्फेक्शन है जो इन्हीं दिनों में यानी कोविड-19 के दिनों में लेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। सो ये क्या है, क्यों होता है? ये हमजा क्योंकि ऐनक पहनते हैं, प्रॉब्लम रहता है ये कि जब आप अक्सर लोगों को देखें ना, कहीं ने मास्क नहीं लगाया होगा या नीचे किया होगा तो वो ये बात करेंगे कि यार जब मैं ये लगाता हूँ क्योंकि मेरी ऐनक है तो ये धुंधली हो जाती है, एक फोग बन जाता है ऊपर, मुझे नज़र नहीं आ रहा होता। ये जेन्युइन इशू है, ये हम सबके साथ होता है। फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में तो इतना उसका ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन हमने यूरोप के अंदर देखा, अमेरिका में ये चीज़ देखी कि वहाँ पर लोगों ने लेंस लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे लोग मास्क जरा सा यूज नहीं कर सकते थे, उन्हें मास्क पहनना। उसके बाद ये मसला होना शुरू हो गया। ये जितने लोग हम ऐनक लगाते हैं ये अच्छी तरह से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें रहता है। किसी से बात करते हुए वही नज़र नहीं आ रहा होता शख्स, या फिर आप कहीं बाहर फिर रहे हैं तो आपको सड़क नज़र नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ होती रही और ऐनक के साथ मास्क पहनने से ऐनक के शीशे जो धुंधलाते हैं उसलिए कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बढ़ा और अब ये AK कहा जा रहा है और इसका कोई इलाज भी सामने नहीं आ सका था। लेकिन ये है क्या चीज़, इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मर्ज़ है क्या, क्या इसका कोई रिलेशन है कोविड-19 के साथ, इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन डॉक्टर हमजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमजा एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि ये AK ये क्या बीमारी है, कोई नई बीमारी है जो डिस्कवर हुई है या ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले से मौजूद है, ज़्यादा बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, वजूहात क्या तायुन हो सका? जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो वाटर बॉर्न है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, जो ग्लासेस नहीं लगा पाते बिकॉज ऑफ स्टीम, तो ये वाटर बॉर्न पैरासाइट है। हम जब हाथ धोते हैं या हम जब स्विमिंग करते हैं या हम शावर लेते हैं तो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए होते हैं और ये पैरासाइट लेंस की सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाता है जो कि आँख में स्लोली इन्फेक्शन कॉज करता है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर हमजा आप इसमें क्या कहेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में भी क्या उस स्टडी के अंदर ये देखा गया कि पाकिस्तान में भी इसका जो है इस्तेमाल बढ़ा लेंस का इस दौरान? जैसे मैंने ऐनक पहनी हुई है, मैं तो लेंस की तरफ खैर नहीं गया, लोग गए लेंस की तरफ, और लेंस की तरफ अगर ना जाएं तो उनके पास सोल्यूशन क्या है, वो क्या करें? जी बिल्कुल, इसका पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, UK में हर जगह पे इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है क्योंकि हर कोई रिफ्रैक्टिव लेंस जो लेज़र सर्जरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना शुरू किए हैं और इसकी सिर्फ एहतियात से ही हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसको लगाने में कोई नुकसान नहीं है। बस ये होता है कि आप जब हाथ धोएं तो वो आप मेक श्योर करें कि आपके हाथ अच्छी तरह ड्राई हैं किसी साफ़ कपड़े से या फिर टिश्यू से आइडियली। अच्छा। और उसके बाद फिर हम वो लेंस लगाएं। इसी तरह जब हम लेंस उतारें तो जिस सोल्यूशन में हम लेंस डाल रहे हैं उस सोल्यूशन को हम टॉप अप नहीं करें, हम उस सोल्यूशन को डिस्कार्ड करके नया सोल्यूशन डाल के उसमें फिर करें, क्योंकि हमारे हाथों में सैनिटाइज़र भी लगा होता है और भी चीज़ें होती हैं। अच्छी तरह हमें हाथ धोते हैं, कभी वाटर लगा रह जाता है, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन या जो पैरासाइट है ये कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर स्टिक कर जाता है। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, ये भी डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज ब्यूटी पर्पसेस के लिए भी तो यूज़ किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आई साइड ही सिर्फ फिशो, ख़वातीन में तो ख़ास तौर पे निगाहें बदल लेने का, उनके रंग बदल लेने का बड़ा शौक़ होता है। सो वो कॉस्मेटिक यूज़ जो है लेंस का, उसमें भी ये मसला हो सकता है और इसका कोई ताल्लुक कोविड से भी है, ये कि इन दिनों में ज़्यादा ये सामने आ रही है ये चीज़, या फिर आपके ख्याल में हमेशा से ही इतना रही है? नहीं, ये जो ख़ास तौर पे इन्फेक्शन है एक्एंथीमिबा केराटाइटिस इसको कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड ही मोस्टली है और ये अभी कोविड की वजह से हमें ज़्यादा देखने में मिल रहा है। ये एक रेयर डिजीज़ कहलाती थी पहले, लेकिन अब क्योंकि जिसका इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली लोग कभी हाथ धोते हैं, कभी नहीं धोते, कभी जल्दी में होते हैं, कभी वो वैसे ही लेंस लगा लेते हैं जैसे भी उनकी कंडीशन होती है, चाहे वो किस तरह भी बाहर हो या सड़क पे हो। तो ये इससे कोविड का तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, कोविड की वजह से इसके इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और जो स्टडी हुई हैं जो पता चला गया है हमें कि इसको लोगों को पता ही नहीं है कि कंप्लायंस क्या होती है, इसकी केयर क्या होती है। बस वो समझते हैं ओवर द काउंटर लेके आ गए और उसको फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इवन UK के अंदर भी जो लोग हैं
आप यकीन करेंगे कुछ काफ़ी ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं जो टैप वाटर यानी कि नल से भी साफ़ करते हैं अपने लेंसेज को। अच्छा, तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा वो जी, तमाम सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस बता दीजिएगा। और जी। दूसरा ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने वो खुद फरमाया है कि ये लेंस जो है इसके इस्तेमाल से सारा कुछ बढ़ा है, वो कौन सी ख़ास एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी है? देखिए, सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर है वो आप एक अच्छी क्वालिटी का लेंस लें। दूसरी एहतियाती तदाबीर ये होती है कि आप जब हाथ धोएं तो अच्छी तरह उसको साफ़ करें और एक रूटीन बनाएं। अगर आप राइट आई में लेंस लगाते हैं पहले, तो आप मेक श्योर करें कि आप रोज़ाना राइट आई में ही लेंस लगाएं। इसी तरह जब आप लेंस उतारें तो अगर आप लेफ्ट आई का लेंस पहले उतारते हैं तो आप पहले लेफ्ट आई का लेंस ही उतारें। अच्छा। आप रात में सोए नहीं, आप उसमें शावर ना लें लेंस के साथ, आप स्विमिंग ना करें। अगर आप स्विमिंग करने फिर भी अशद ज़रूरत है और आप लेंस नहीं उतार सकते, देन आप फिर सेफ्टी गॉगल्स पहनें जो बहुत ज़्यादा एयर टाइट हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी जाता है तो ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ और कल आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये स्लो ग्रोइंग है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हल्का फुल्का रेडनेस आती है, फिर कभी कभी ग्रिटी सेंसेशन या फॉरेन बॉडी सेंसेशन आना शुरू होती है, फिर वो कहते हैं हमें लाइट सेंसिटिविटी हो रही है। तो ये जब 3-4 हफ्ते या 2 हफ्ते गुजर जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि उनका साथ एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर हमजा कि मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, चूँकि ख़वातीन ज़्यादा कॉस्मेटिक लेंस का इस्तेमाल करती हैं, कि वो कह रही मेरी मैंने लगाया हुआ था जब मैं सोई थी तो सुबह पता नहीं मिल ही नहीं रहा, आंख में ही कहीं वो कहीं गुम भी गया, उल्टा लगा लिया, ये भी मैंने सुना है। तो मैं तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट कि वो लेंस आंख में गुम गया है, वो उसका पता ही नहीं चला। ऐसा तो नहीं होता, आंख में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लेंस गुम जाए लेकिन बाज़-औक़ात होता है कि आंख में अपर लिड के अंडर द अपर लिड चला जाता है, जो बहुत कॉमन है रात को सोते हुए, क्योंकि जब हम आंख सोते हैं तो हमारी आईज जो हैं जो अप की तरफ रोल कर जाती हैं। तो जो लेंस है अगर वो सही सरफेस के ऊपर नहीं बैठा है या अगर रात में आपने रब कर लिया है किसी वजह से सोते हुए, तो वो लेंस डिसलॉज होकर वो अपर लिड के अंदर चला जाता है। डॉक्टर हमजा, इलाज क्या है इस बीमारी का? इलाज पहले नहीं था, अब यूके में जो है कहा जा रहा है कि कोई ऐसी अद्वियात आ रही हैं, पाकिस्तान में भी मिल सकेंगी वो अद्वियात, कब तक मिल सकेंगी? देखिए, इलाज इसका कंट्री टू कंट्री बहुत डिफरेंट है, इसका कोई यूनानिमस और एक कंसेंसस इलाज नहीं है पाकिस्तान में, यूके में, यूरोप में। लेकिन बहरहाल एक ड्रॉप है जिसको PHMB कहते हैं, ब्रोलीन है, वो यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, कुछ फार्मेसीज बना देती हैं। लेकिन ये जो एक दवा आई है जिसको PHMB 0.08 जो के नाम से जो है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है इटालियन, जिन्होंने ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, जिसमें यूके और यूरोप शामिल है। यूके के अंदर मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन और मोरफील्ड्स आई हॉस्पिटल ने ये स्टडी की है। वेनिस और मिलान जो है वो इटली में है और पोलैंड के अंदर भी कोटोविस के अंदर हुई है। और ये अगर ट्रीटमेंट हमारा जैसे कि ये अप्रूव हो गया है और इसमें हमने बहुत अच्छे नताइज देखे हैं, तो बाय मिड 2021 ये एक ड्रॉप आ जाएगा इंशाल्लाह, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होगा जिस तरह और ड्रॉप अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, ताकि जिस तरह हम और एंटीबायोटिक के लिए जाते हैं तो लोग ये सिर्फ वाहिद ड्रॉप के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद चाहे वो यूके में हो, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, उनकी आंखों के इन्फेक्शन ट्रीट हो सकेंगे। डॉक्टर हमजा, अक्सर इसके अलामात भी बता दीजिएगा जिससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो इस मर्ज़ की तरफ खुदा ना खास्ता बढ़ रहे हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है लेंस लगाते हैं और आंखों में सुर्खी हो तो वो एक सूदिंग ड्रॉप्स डाल लेते हैं कि ये इससे कंफर्टेबल हो जाएगा, इरिटेशन हुई है कोई मामूली। नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आंखों में दर्द हो या आपको कोई भी एक हल्का सा ग्रिटी सेंसेशन हो या रेडनेस हो, आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहीं से शुरुआत होती है किसी भी इन्फेक्शन की। नॉर्मली 80% अराउंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होते हैं, लेकिन बाद में 10 और 20% आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ये 2 इन्फेक्शन है जिसका रेट पहले के ज़माने में बहुत कम था, लेकिन पिछले साल और 2 साल से ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली जो कोविड एरा में जब से हम लोग आए हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो लोगों ने लगाना शुरू किए, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट भी सामने आ रहा है। और यूके जैसे पढ़े लिखे जहाँ पे हम कहते हैं लोग हैं ज़्यादातर। ठीक है डॉक्टर हमजा, बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा अहम मामला है, खासतौर पे मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत अहम मामला है। फिर जिस तरह फराह कह रही थी कि कॉस्मेटिक लेंस भी जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें भी रहने की ज़रूरत है अलर्ट। मुझे वो अहमद फराज साहब याद आ गया कि उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी, लेकिन ये अब कोई खूबसूरती नहीं है। गुलाबी डोरे या लाल डोरे जो आंखों में है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन भी। कभी हम समझते हैं यार मैं सोया नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो शायद इसलिए ऐसा हो गया। खैर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में हमें हस्बे मामूल मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी टीम जो है वो मुश्किलात में घिरी हुई है। मोहम्मद रिजवान भी आउट हो चुके हैं। 200 इस वक्त 12 रन हैं, 16 रन हैं, जिस पे 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए हैं।
शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त मौजूद हैं और लेटेस्ट अपडेट है कि 220 हो गया चुके क्योंकि हैं। मैच इस वक्त चल रहा है तो वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं और फ़हीम अशरफ 72 रन पे नॉट आउट है। वेरी गुड। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का आगाज भी अच्छा नहीं कर पाया। हम देख रहे हैं आज के लड़खड़ा रहे हैं हम मुसलसल, इतना स्लो खेले हैं कि जितना स्लो खेलने का मेरा ख्याल है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा कि इतना आप खेलें कि मतलब 32 रन हमने किए 26 ओवर्स में। हाँ जी, मतलब हम खेल रहे थे हमजा, हम खेल रहे थे और 4 विकेटें गिरने से पता चल रहा था कि अच्छा हम खेल रहे हैं। अच्छा, रिजवान ने और फ़हीम ने आके टीम को संभाला, लेकिन फिर रिजवान रन आउट हो गए, मतलब कि वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। नया बॉल भी आया, फिर भी दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे, रन आउट हो गए। उसके बाद यासिर शाह भी आउट हो गए। अब 8 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं पाकिस्तान की और फ़हीम ने और रिजवान ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। आप देखें ऊपर अजहर अली मौजूद थे, शान मसूद मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके हैं। और अगर हम बात कर लें, पर कल अनाउंसमेंट की गई है ICC की जानिब से टेस्ट की टीम, ODI की टीम और T20 की टीम, दहाई की बेहतरीन टीम अनाउंस की गई है। उसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। ये हम दूर की नज़र कमज़ोर है, मुझे नजर नहीं आता, वो उनको ना नजर नहीं आया पाकिस्तान उनको। ये मैंने नहीं कहा, ये शुएब अख्तर ने बात की है। बाबर आजम उनको नजर नहीं आए, उनको उमर गुल नजर नहीं आए T20 मोहम्मद यूनुस नजर उनको यूनुस खान, हाँ यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में उनको नजर नहीं आया, उनको सईद अजमल नजर नहीं आए, उनको हमारे मिसबाउल हक भी नजर नहीं आए। ये वो प्लेयर्स थे जिनको हमने देखा कि बेहतरीन मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इनको कोई भी नज़र नहीं आया। इनको बुमराह नज़र आ गए, लेकिन उमर गुल वहाँ पर नज़र नहीं आए कि जिनकी विकेट्स इतनी ज़्यादा थी। इनको सईद अजमल नज़र नहीं आया। मुझे तो हैरत है कि सईद अजमल की गेंद कोई नहीं खेल पा रहा था और उनको सईद अजमल नज़र नहीं आया। चलिए, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट साथ हैं, सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये पाकिस्तान ने टुक टुक जो लगाई हुई है, ये किस तरफ लेके जाएगी हमें, और ये क्या मिसबाउल हक का असर हो रहा है? उनकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी जो हमें नजर आती थी हमेशा, वो पूरी टीम ने अडॉप्ट की हुई है। वालेकुम अस्सलाम फरा और हमजा, आप सही कह रही हैं, लेकिन फरा पहला सेक्शन जो सुबह का था, उसके बाद सेकंड सेक्शन में शायद इनको कुछ ख्याल आ गया और निस्बतन तेज जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया इन दोनों ने। रिजवान ने 71 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली और बड़े मुश्किल वक्त सूरत हाल से पाकिस्तानी टीम दो चार थी कि 5 विकेटें पाकिस्तान की 80 रन पर गिर गई थी, लेकिन जो 101 रन की पार्टनरशिप हुई फ़हीम अशरफ और रिजवान के दरमियान, वो किसी हद तक पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आई। लेकिन पाकिस्तान का जो असल हदफ है वो 231 रन का है कि पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचना है। तो अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी, आप सही कह रही हैं कि ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी, डिफेंसिव माइंडसेट, ये पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाने के लिए जा रहा है। हमें इसमें तब्दीली लाना पड़ेगी। और जिस तरह से बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्कूल मोहल्ले की, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि आप बाद में देखें पिच आसान हो गई और ये दोनों फ़हीम अशरफ और रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। दुआ करें कि फॉलो ऑन बच जाए, क्योंकि 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमें ये भी आप बता दीजिएगा कि एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, न्यूजीलैंड के एक फ़ैन वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने गलतियाँ क्या क्या की, जिसके अंदर हमारे 2 रिव्यूज़ भी थे, जिसके अंदर जो हमने कैचेस ड्रॉप किए वो भी था। हमने बॉलर्स को बिल्कुल ही इतना परेशान कर दिया कि हमारी फील्डिंग इतनी बुरी थी कि बॉलर्स चाहकर भी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, या बॉलर्स भी हमारे वीक थे? देखिए हमजा, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का, जो मैं पेस अटैक की बात कर रहा हूं, जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ शामिल हैं, तो इस टेस्ट मैच के आगाज से कबल इन चारों ने मिलकर मजमूई तौर पर 124 विकेटें हासिल की थी। जबकि इसके बरक्स जो न्यूजीलैंड का पेस अटैक है, जिसमें हम 3 ही बॉलर्स को ले लें, जिसमें टिम साउदी शामिल हैं, ट्रेंट बोल्ट शामिल हैं और नील वैगनर शामिल हैं, इनको उन्होंने 783 विकेटें ली हुई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना एक ह्यूज डिफरेंस था दोनों टीमों के बॉलिंग अटैक के दरमियान। और हमारा बॉलिंग अटैक जो था वो सिवाय शाहीन आफरीदी के, जिस पर रिलाई कर रहे थे, जो विकेट टेकिंग बॉलर लग रहा था, अब्बास ने एज अ स्टॉक बॉलर का रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूँ हमारी बॉलिंग ना तजुर्बाकार थी और न्यूजीलैंड ने उसका भरपूर फायदा उठाया, 13 पर 2 आउट करके, और फिर उसके बाद हमने मैच पर से अपनी गिरफ्त जो है लूज कर दी। तो मैं समझता हूँ बॉलिंग, हमारी पेस बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। अब आइंदा आने वाले वक्त में इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
अच्छा, फॉलो ऑन से आप कितना इसको समझ रहे हैं? खतरा 11 रन मजीद जो है वो दरकार हैं, इस बारे में भी बताइएगा। और थोड़ा सा लेमन क्वेश्चन भी होने चाहिए ना बीच में, जरूरत नहीं आप सारे एक्सपर्ट क्वेश्चन जो है वो करते रहें। तो मिर्जा साहब ये भी फरमाइएगा, हमने देखा कि जो वनडे सीरीज थी उसमें भी जब पाकिस्तान ने तीसरा मैच जीत के साबित किया कि कर सकते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बेहतर कर लें T20। तो अब जो T20 सीरीज थी, अब भी यही सूरत हाल चल रही है, तो ये हमें दोबारा देखने को मिलेगा कि स्ट्रेटजी दूसरे हाफ में चेंज की तो आप पहले भी कर लेते। देखिए, 3 बड़े दिमाग फरा वहां पर पाकिस्तान के मौजूद हैं कि जिनमें यूनुस खान भी हैं, उसके अलावा मिसबाह उल हक भी हैं और उसके अलावा वकार यूनुस भी हैं। तो स्ट्रेटेजी, तीनों बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने प्लान की है। ये प्रोफेशनल हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में सर जोड़कर बैठना होगा कि क्या हिकमत अमली बनानी है। आप आज ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें। ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच में 36 रन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ढेर हो गई। आज उसने इस टेस्ट मैच में जो मेलबर्न टेस्ट है उन्होंने लीड हासिल कर ली। तो मेंटली हमें स्ट्रांग होना होगा और हमें अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये तो मैच की बात होगी, आईसीसी की बात कर लें। आईसीसी को हम क्यों नजर नहीं आते? वो कौन सी ऐनक आईसीसी ने लगाई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नजर नहीं आए, बाबर आजम नजर नहीं आए, हमें यूनुस खान भी नजर नहीं आए, उमर गुल नजर नहीं आए, सईद अजमल नजर नहीं आए? आप क्या समझते हैं कौन से खिलाड़ी नजरअंदाज कर दिए जो होने चाहिए थे इन तीनों टीम्स में? देखिए हमजा, ऐसा लगता है कि आईसीसी के जो टीम सेलेक्ट करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर आप बाबर आजम और एबी डिविलियर्स का कंपैरिजन करें, क्योंकि इन्होंने टीम ऑफ द डिकेड अनाउंस की है, अशरे की बेहतरीन टीम, तो उसमें बाबर आजम कहीं आगे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोगों को पाकिस्तान नजर नहीं आता। बाबर आजम टॉप 5 में है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो। और अभी आप एंट्रो में सईद अजमल की एग्जांपल दे रहे थे कि 10 बरस की अगर आप बात करें तो सईद अजमल की परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही है। लेकिन ये मैं समझता हूँ इनका बाइस्ड एटीट्यूड है आईसीसी का, और इनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि टीम का इंतखाब करते वक्त अगर हकदार को उसका हक नहीं देंगे, अगर मेरिट पे बात नहीं करेंगे, तो फिर आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क उठेगा कि क्या आईसीसी जो है वो सही मानों में इंटरनेशनल क्रिकेट को रन कर रही है या फिर 2-4 ममालिक को ही ऑब्लाइज कर रही है। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और हमें आज इजाजत दीजिए दोनों को, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे।